हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आज हम समझते हैं अपने पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के भाग 5 को। हम यहाँ पर देखते हैं पार्ट 5 को, हमारे लेक्चर को। आज हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट एज लिमिट्स एंड टाइम लिमिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण आयु सीमाएं और समय सीमाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति बनने की आपकी मिनिमम आयु क्या है, या एक व्यक्ति कितनी टर्म राष्ट्रपति बन सकता है, या एक राष्ट्रपति की टर्म कितनी होती है। ठीक, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये उन्हीं कैटेगरी का ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से, और साथ ही साथ मिल जाएगी आपको पीडब्ल्यू कैंपस के ऑफिशियल ऐप पीडब्ल्यू कैंपस से। आप दोनों जगहों से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और उससे पहले हम बता देते हैं बीडब्ल्यू कैंपस के बारे में। यहाँ पर ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। CHS, BHU, DU, AU, AMU, JMI, LU एंड बहुत मेनी मोर चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF नोट, प्रैक्टिस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है। आप यहाँ पर कॉल करिए 7080052012 पे। आपकी सभी समस्याओं का यहाँ पे समाधान होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये देखिए ऐप का लिंक है। कभी भी आप PDF ओपन किए हैं और अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको टच करिए, आप इजीली चले जाएंगे प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। पहली चीज़, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ये होनी चाहिए 35 ईयर्स, 35 साल की आयु होनी चाहिए। ये कहाँ पे दिया गया, हमारे आर्टिकल 58(1)(b) में दिया गया है ये चीज़। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिनिमम एज फॉर इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के पद चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। इसके लिए भी 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसका कहाँ पे प्रावधान दिया है, आर्टिकल 66 के 3B में दिया हुआ है। मिनिमम एज फॉर इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल। आप जानते हैं जैसे देश के लिए राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य के लिए क्या होता है, महामहिम राज्यपाल। राज्यपाल के पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है, यहाँ पर 35 ईयर्स है, जिसका प्रावधान यहाँ पर आर्टिकल 157 में दिया गया है। आगे हम देखते हैं सांसद, लोकसभा के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, मतलब लोकसभा में आप जाने के लिए, MP बनने के लिए, MP समझ रहे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए प्यारे बच्चों। और ये आर्टिकल 84B में इसके बारे में मेंशन है। मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज MLA, विधायक के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स इसके लिए भी होनी चाहिए। भैया अगर आपको विधायक बनना है, MLA बनना है, MLA क्या बेटा, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए अब ये इसका प्रावधान कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 173B। अब आप कहेंगे राजन सर आप ये क्या बार बार आर्टिकल कह रहे हैं, किस आर्टिकल में ये चीज़ें दी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, आपसे सवाल ये भी आ सकता है कि MLA बनने के लिए किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है। तो आप क्या करेंगे, आपको याद तो करना पड़ेगा ना कि आर्टिकल 173B में है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी चीज़ यहाँ मेंशन किया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए बस। ठीक है, मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज MP राज्यसभा, राज्यसभा के MP बनने के लिए 30 ईयर की आयु जरूरी है, 30 साल की उम्र जरूरी है। ये आर्टिकल 84B में इसका जिक्र है। सांसद, राज्यसभा के रूप में यहाँ पे देखिए मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायक के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 ईयर्स, आर्टिकल 173B में इसका जिक्र है। अब हम देखते हैं अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही बढ़िया, वो 65 ईयर्स की उम्र होनी चाहिए। 124(2) में इसका जिक्र है। अब आप समझेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए आयु सीमा 65 ईयर्स आपको बता देगी। अब यहीं पर आप देखिए, संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए ऊपरी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मेंबर ऑफ अ यूनियन कमीशन, ठीक है, बनने के लिए आपको 65 ईयर्स की होनी चाहिए। 316(2) में इसका जिक्र है। अब आगे देखते हैं,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए 62 साल। प्यारे बच्चों 62 साल, 62 ईयर्स, और इसका जिक्र आर्टिकल 2171 में दिया गया है, 217(1) में। अब हम देखते हैं अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन, राज्य आयोग के सदस्य के रूप में क्या उम्र होनी चाहिए? 62 ईयर्स की होनी चाहिए, 316(2) में इसका जिक्र है। मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पंचायत, एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बेटा बस 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही युवा हैं तब भी आप पंचायत के सदस्य बन सकते हैं, मतलब गांव के अपने प्रधान भैया बन सकते हैं आप। 243(f)(1)(a) में इसका जिक्र है। मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए, जैसे मैंने बताया ना पिछले लेक्चर में अपने, गांव के लिए जैसे पंचायत होती है तो नगरों के लिए क्या होती है? नगर पालिका होती है। ठीक है, यहाँ के लिए आपको इलेक्शन लड़ने के लिए क्या उम्र चाहिए? 25 ईयर्स की उम्र होनी चाहिए मिनिमम। 243(v)(1)(a) में इसका जिक्र है। चलिए आगे देखते हैं हम। मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर, मतदाता के रूप में भैया वोट डालने का आप अधिकार कब मिल जाता है? आपको 18 साल की उम्र में ही मिल जाता है, आर्टिकल 326 के अंतर्गत। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आज क्या है, व्हीकल्स के रूल के हिसाब से क्या है, हमें भी 18+ होना चाहिए, हम व्हीकल चलाने लगेंगे। ठीक है, हम अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, बट क्या आपको सीरियसली लगता है कि यहाँ पर व्हीकल चलाने के लिए क्या 18 ईयर्स की आयु आज कोई भी मान रहा है? ये थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा शॉक्ड वाला है। अगर कोई सर्वे भी नॉर्मल कराया जाए ना तो उसमें पता चल जाएगा कि 14 साल की उम्र से ही, कई दफ़ा देखा जाता है 12 साल की उम्र से ही स्कूटी दौड़ाने लग रहे हैं। ठीक है, पहले गाड़ियों को चलाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अब ऐसा नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है सरकार को कहीं ना कहीं व्हीकल्स के रूप में अपनी एज को यहाँ पर सुधारने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है इंडिया, अब यहीं पर एक चीज समझिए, एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा, मिनिमम एज लिमिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ फैक्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री में काम करने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 14 साल की एज होनी चाहिए, आर्टिकल 24 में इसका जिक्र है। बट याद रखिएगा ये केवल इतना ही छोटा सा नहीं है, पूरा एक एक्ट बनाकर इस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। जब कभी आगे मैं इसको एकदम ब्रीफली मतलब डिस्कस करूंगा, हाँ, तो डीप इसके पॉइंट्स को भी लूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जिस आयु के बीच शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया है, एज बिटवीन विच एजुकेशन हैज़ बीन मेड अ फंडामेंटल राइट, एजुकेशन को जो फंडामेंटल राइट बताया गया है, किस उम्र तक बताया गया है? 6 से 14 साल की उम्र तक को ही बच्चों को बताया गया है कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ये आते हैं। आर्टिकल 21(a) में इसका जिक्र है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, शिक्षा पाने का अधिकार तो है, मगर किन को फंडामेंटल राइट के रूप में रखा गया? किस उम्र तक? 6 से 14 साल की उम्र तक को ही यहाँ पर रखा गया। आर्टिकल 21(a) में इसका जिक्र है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम समझते हैं एज लिमिट, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, जुवेनाइल, माइनर, बहुत ही तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। बाल, किशोर, अवयस्क की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? अवयस्क मतलब बेटा माइनर होता है, चलिए, जिसे हम नाबालिग भी कहते हैं। अब हम समझते हैं माइनर मतलब क्या होता है। माइनर मतलब नाबालिग, आपको मैंने बताया। इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 के मुताबिक माइनर के बारे में क्या चीज़ें कही गई हैं? A male below 16 years of age and a female below 18 years of age for the purpose of section 363A, मतलब भारतीय दंड संहिता के हिसाब से धारा 363A के प्रयोजन के लिए 16 वर्ष से कम आयु का पुरुष अगर होगा तो उसे माइनर माना गया है, और 18 वर्ष से कम आयु की महिला होगी तो उसे माइनर माना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो दिमाग में अभी से बैठा लीजिए। ठीक है, इसी के तहत अगर आप कोई अपराध करेंगे तो आपको सजा मिलती है। जो कहते नहीं माइनर था बच गया, ये सारी चीज़ें, बट याद रखिएगा अगर अपराध संगीन होगा तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशल क्लॉज बनाकर उसको पीछे से भी लागू किया जा सकता है, बैक ईयर से भी। चाइल्ड एंड जुवेनाइल, बाल और किशोर। चाइल्ड
या जुवेनाइल, बाल और किशोर किसे माना गया है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के मुताबिक। ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वह जुवेनाइल है। जैसे कि अभी जो बहुत ही बड़ा रेप का वहाँ पर कांड हुआ है, यहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर एक जुवेनाइल भी इन्वॉल्व था, तो उस जुवेनाइल के केस में उसको एक प्रॉपर सजा नहीं मिल पा रही थी, तो इसीलिए उस पर एक पूरा केस बनाया गया, ठीक। और उसी के हिसाब से पूरा जुवेनाइल्स के लिए भी, अगर संगीन अपराधों में कोई जुवेनाइल है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक वयस्क को मिलनी चाहिए, इसका भी प्रावधान है। इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं उस टॉपिक पे आऊँगा आपके, बट ये चीज़ याद रखिएगा जुवेनाइल किसे कहा गया है, ठीक है। एक्ट 2015 जुवेनाइल जस्टिस के रूप में 18 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को ही जुवेनाइल चाइल्ड माना गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं चाइल्ड बच्चा के हिसाब से चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1929 को हम समझते हैं बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929। भैया कुछ भी हो, आज एक समय ये रिपोर्ट भी आ रही है कि नाबालिग बच्चियों का भी यहाँ पर शादियाँ करा दी जा रही हैं लॉकडाउन के समय में, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में देखते हुए हमें प्रॉपर उनको शिक्षा देनी चाहिए। ए पर्सन हु if a male has not completed 21 years of age and if a female has not completed 18 years of age, ठीक है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के मुताबिक एक व्यक्ति यदि पुरुष ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि एक महिला ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो भैया उसकी शादी यहाँ पर नहीं हो सकती, इसको बाल विवाह के रूप में मान लिया जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा पुरुष की आयु 21 साल होनी चाहिए और महिला की आयु 18 साल होनी चाहिए। बट मैं एक चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। 18 वर्ष की आयु नहीं, इनके लिए भी आयु 21 वर्ष की सेट होनी चाहिए, बिकॉज ये कोई जस्टिफाई नहीं करता है कि भाई 18 साल का कोई हो गया और उसकी शादी कर दी है, क्योंकि आपको एक बहाना मिल गया एक एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ राइट्स को हमें ऐसे बदलना चाहिए कि जो अगले कुछ राइट्स को प्रिविलेज दे सके। चलिए अब यहीं पर हम देखते हैं चाइल्ड के रूप में एक और नियम के रूप में हम एक चीज पढ़ते हैं आपके सामने, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बाल श्रम निषेध और विनिमयन अधिनियम 1986 को हम समझते हैं। एक व्यक्ति जिसने 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है, मतलब अगर वो 14 साल का हो गया है, ठीक है, 14 साल का मतलब नहीं हुआ है, तो वो किस में आता है? बाल श्रम में आता है। मतलब अगर आप किसी से 14 वर्ष की आयु से अंदर ही अगर काम करा रहे हैं तो आप उससे बाल श्रम करा रहे हैं, आपको दंडनीय सजा भी मिल सकती है, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपने देख ली। अब यहीं पर हम देखते हैं सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे हैं इनके हम एज को समझते हैं लिमिट डिफिनेशन अंडर वेरियस एक्ट रूल्स इन इंडिया, ठीक है। सीनियर सिटीजन के रूप में हम किसको पाते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। रेलवे नियम के अनुसार सीनियर सिटीजन कौन है? 60 साल की आयु, 60 ईयर्स ऑफ मैन एंड 58 ईयर्स ऑफ वुमेन। रेलवे के हिसाब से अगर 60 साल का कोई है तो वहां पर ये बुजुर्ग है। 58 साल का अगर कोई महिला है तो वह बुजुर्ग है रेलवे नियम के अनुसार, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब यहीं पर हम देखते हैं अगला, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक के रख रखाव और कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार बुजुर्ग कितनी साल को माना गया? 60 साल। इसमें मेल फीमेल दोनों हैं कि अगर 60 साल की उम्र हो गई है तो मतलब आप अब बुजुर्ग हो गए हैं, ठीक है। और आपको इसके हिसाब से जो प्रिविलेज मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ सीनियरिटी के हिसाब से मिलने लगेगी, ठीक। सीनियरिटी का एक सेक्शन तरीके से है। अब यहीं पर आप देख सकते हैं नीचे एक और चीज इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण समय सीमाएं। समय सीमाएं क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि यार याद रखो हर एक चीज का समय होता है। यहीं पे हम समझते हैं कि ये चीज क्या है। संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। याद रखिए संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच में, मतलब संसद की अगर एक सत्र चलिए तो दूसरी सत्र कब चलनी चाहिए? 6 महीने के बाद चलेगी,
ठीक है, तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति के अध्यादेश की प्रवर्तन से रहने की अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कितनी होनी चाहिए? 6 महीने या फिर 6 वीक्स। मगर 6 वीक्स में भी एक क्लॉज है, आप इसको समझेंगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ में। मैक्सिमम पीरियड विद इन विच एन इलेक्शन इज टू बी हेल्ड टू फिल अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय द डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज ऑफ ए प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 6 महीने की होनी चाहिए। अभी आप कहेंगे वेट राजन सर, ये क्या चल रहा है? अभी आप ये जो चीज़ बता रहे हैं क्या ये हमारे एग्जामिनेशन में एग्जिस्ट करता है? तो हम बिल्कुल कहेंगे हाँ प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। प्रीवियस में आपके सवाल भी आए हुए हैं इन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को याद जरूर रखिए। जैसे यही क्वेश्चन आपका हो गया, संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना का होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया और क्रीम क्वेश्चन है। चलिए आगे हम चलते हैं, अपने क्वेश्चंस को समझते हैं। बेटा देखो, डाउट में रहोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना काम कर दिया है आपको गाइड करके। मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट, राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अधिकतम अवधि क्या है? 6 महीने, जिसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा 6 महीने तक यहाँ पर राष्ट्रपति का भैया 6 महीने तक लगा सकते हैं, मगर किन्हीं विचित्र केसों में यहाँ पर 3 साल तक भी इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, टाइम आफ्टर विच मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा इन डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय इट, अवधि जिसके उपरांत लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक कोई कार्रवाई ना होने पर राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। 14 डेज, 14 डेज भैया। 14 डेज के अंतर्गत अगर कोई नहीं टीका टिप्पणी होती उस कानून पे ना, तो जान लीजिए वो कानून बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण की तारीख से पद पर बने रहने की अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो ये होनी चाहिए 5 साल। याद रखिएगा टेन्योर की बात यहाँ पे हो रही है कि कितने टेन्योर तक ये रह सकते हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, 5 साल, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए, लोकसभा राज्य विधानमंडल की पहली अधिवेशन की नियत तारीख से विघटित होने तक की अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए? 5 ईयर्स की होनी चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन के दौरान जिस अधिकतम अवधि के लिए लोकसभा राज्य विधानमंडल की अवधि बढ़ाई जा सकती है वह क्या होती है? 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। मगर वह सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? आपातकाल वाली सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम समझते हैं, यदि लोकसभा राज्य विधानमंडल की अवधि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन के दौरान बढ़ाई गई है और आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न रह जाए, तो लोकसभा राज्य विधानमंडल की अधिकतम अवधि उद्घोषणा प्रवर्तन में न रहने की उपरांत 6 महीने तक ही वैलिड होगी। मतलब क्या? अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है तो वो 1 साल से घटकर 6 महीने भी हो सकती है, ठीक है। तो यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से संविधान को जब बनाया गया तो उसमें हर एक चीज को मेंशन किया गया है, आप इसको देख भी पा रहे होंगे। अधिकतम अवधि जिसके दौरान एक केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अपने पद से बने रह सकता है, कितने? 6 महीने। बट इस 6 महीने बाद उसे कहीं ना कोई चुनाव जीतना ही पड़ेगा, जिससे कि वहां पर वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखे और वहां पर टिका रहे। चलिए, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थिति हो सकने की अधिकतम अवधि जिसके उपरांत उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। मतलब कितना? 60 दिन। भैया आपको जाना ही जाना है, अगर आप इतने दिन तक अब्सेंट रह गए ना तो आपको यहाँ पर अनुपस्थिति के रूप में आपके पद को रिक्त मान लिया जाएगा और उस पर दोबारा चुनाव कर देंगे। बड़ा ही बढ़िया गेम है,
इसीलिए भैया सब पहुंच जाते हैं मंडली बनाकर। अधिकतम अवधि जिसके भीतर गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर भैया अपराधी को आपको अगर पकड़ लिए हैं, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे समक्ष पेश करना है, बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा, इस कानून को बहुत ज़्यादा ब्लफ भी किया गया है इतिहास में हमारे, बट कहीं ना कहीं सरकारों ने इस चीज़ को सीख लिया है, संज्ञान में लिया है। और जो ट्रेवलिंग टाइम होता है, जैसे यूपी में कोई अपराध करके केरल भाग गया, अब केरल से उसे लाया जाएगा, तो इतना तो फंड है नहीं भैया यूपी पुलिस के पास कि आपके लिए फ्लाइट बुक करे, ठीक है, आपके लिए पर्सनल व्हीकल लगाए। अगर रेलवे में नहीं, आपको इतने बड़े संदिग्ध अपराधी है, ये भी मान लिया, आपको रेलवे से लाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। 72 घंटे से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो 24 घंटे के नियम के अनुसार तब तो आपको तो आज़ादी मिल जानी चाहिए, आप तो निर्दोष साबित हो जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं, नियम बदल दिए गए। 24 घंटे ये जो है ना, ये कस्टडी के रूप में माना गया है। ट्रेवलिंग टाइम को कस्टडी का टाइम वहां पर नहीं कैलकुलेट किया गया। ये बहुत ही बढ़िया कानून बनाया गया था, इसीलिए अपराधियों सावधान रहिए, ठीक है। ये नियम को लेकर मत अगड़ाई लीजिएगा। पंचायत नगर पालिका के प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से विघटित होने तक की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 5 साल। मतलब सीधे से समझो यार, पंचायत की अवधि कितनी होनी चाहिए? 5 साल होनी चाहिए। हाँ, चलो अगला देखते हैं हम। मैक्सिमम ड्यूरेशन of which a member of union commission may hold his office subject to his not attaining the age of 65 years। संघ आयोग के सदस्य की अपने पद धारण करने की अधिकतम अवधि 65 वर्ष की आयु प्राप्त न करने की दशा में कितनी होनी चाहिए? 6 साल की होनी चाहिए। संघ आयोग का सदस्य याद रखिएगा, यूनियन कमीशन, ठीक है, मेंबर ऑफ यूनियन कमीशन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, राज्य आयोग के सदस्य की अपने पद धारण करने की अधिकतम अवधि 62 वर्ष की आयु प्राप्त न करने की दशा में कितनी होनी चाहिए? 6 साल होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट कमीशन की बात हो रही है, मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन की यहाँ पर 6 साल की अवधि, हाँ अगर उसने 62 की आयु पार ना की हो तब के लिए है, ठीक, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, एक प्रत्याशी की जो एक से अधिक सीटों से विजयी हुआ हो, एक को छोड़कर बाकी सभी सीटों से इस्तीफा देने की अधिकतम अवधि क्या होती है? 10 दिन की। 10 दिन के अंदर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा एक सीट से, ठीक है। चलिए, अब यहीं पर देखिए एक बहुत ही बढ़िया सा एक पॉइंट किया गया है। 6 महीने संसद के 2 सत्रों का अधिकतम अंतराल तथा 6 सप्ताह अध्यादेश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का समय है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। आपके सामने यहाँ सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, पीडीएफ को लेना मत भूलिएगा। अपने एग्जामिनेशन से जुड़ी तैयारियों के लिए बीडब्ल्यू कैंपस ज्वाइन करिए, कॉल करिए 70-852-012 पर, आपकी यहाँ पर विधिवत सहायता की जाएगी हर एक तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।